नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के विरोध में जारी आंदोलन को 11 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन समाधान का रास्ता अभी भी नजर नहीं आ रहा। 11 महीने यानी कि आंदोलन के 334 दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति को भी जारी किया गया। किसान मोर्चा ने यह साफ कर दिया कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं लखीमपुर हिंसा के विरोध में भी किसानों ने देश भर में प्रदर्शन किया है। किसान संगठन ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की है और प्रदर्शन का असर हरियाणा में भी देखने को मिला है। अब अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जहां पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गया है। तो कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, फतेहाबाद, टोहाना, जुलाना, रोहतक और अंबाला की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 11 महीने पूरे होने पर किसान ने आज ये प्रदर्शन किया है। किसान आंदोलन को 11 महीने पूरे हो चुके हैं और उसी से जुड़ी हुई ये 7 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले 340 दिनों से आप देख रहे हैं कि आंदोलन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर हो रहा है। उसके बावजूद भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला और ऐसे में 11 महीने पूरे होने के बाद किसानों की तरफ से विरोध जताया गया है और उसी विरोध की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, फतेहाबाद, अंबाला, टोहाना, जुलाना, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, फतेहाबाद, जुलाना, टोहाना और अंबाला, इन सभी जगहों पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। तो किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने के बाद राकेश टिकैत ने आज क्या कुछ कहा, सुनिए। किसान आंदोलन को 11 महीने का वक्त हो गया। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। 11 महीने का आज एसकेएम का एक कॉल है कि तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। जानना चाहेंगे 11 महीने की स्थिति को लेकर। 11 महीने हो गए तो ज्ञापन जाएगा, डीसी डीएम को ज्ञापन जाएगा। उसमें अजय टैनी की गिरफ्तारी, 3 कानून, जो लोकल की समस्या है, जो भी उसमें जोड़ सकता है जो आदमी, तो उसमें जोड़ लेगा। काउंटडाउन शुरू हो गया 1 साल पूरा होने का, क्या कहेंगे? हाँ, आ जाएगा, 1 साल भी हो जाएगा, उससे अगले साल भी होंगे, तो जीवन काल है भाई, चलता रहे। तो इसका मतलब ये समझें कि अभी पूरा 1 साल होने के बाद भी अभी कोई आंदोलन खत्म होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अभी बातचीत तो कोई कर नहीं रहा और बगैर बातचीत के समाधान के किसान वापसी नहीं जाएगा। समाधान और बातचीत कैसे होगी? वो तो भारत सरकार ही बात करेगी। 11 महीने पर मेरा ये सवाल आपसे दोबारा है कि क्या आपने कोई प्रयास किया, जो वार्ताएं रुक चुकी हैं उसके बाद से? हाँ, हमने चिट्ठी लिखी थी उन्हें। जवाब आया? जवाब नहीं आया। कोई दोबारा का प्रयास किया गया हो कि इतने दिन हो गए? दोबारा नहीं प्रयास करते। दोबारा प्रयास तो कमजोर आदमी के रख रहे हैं, दोबारा नहीं। क्योंकि 11 महीने में हमने बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव देखे, 26 जनवरी देखा, आज भी 26 तारीख है। क्या कहेंगे इस पूरे 26 जनवरी, 26 तारीख ना भूलना ही है। 26 तारीख हर महीने आवे हैं, इनके दिमाग में रहनी चाहिए 26 तारीख। अच्छा, 26 तारीख को थोड़ा सा विस्तार रूप से बता दीजिए। 26 तारीख क्या? 26 तारीख 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ था जी। इस बीच 26 जनवरी भी आया था। अब फिर भी आओगा, 26 तारीख तो हर महीने आवे हैं जी। जब हम आए थे, आप यहाँ पर जब धरना शुरू हुआ था तब हमने शुरू किया था कवर करना, तो आपने कहा था कि 2 अक्टूबर तक ये आपने चेतावनी दी थी 2 अक्टूबर तक की। हालांकि 2 अक्टूबर तक कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। अब क्या ये समझा जाए कि कहीं अगली सर्दी, गर्मी की आपने तैयारी बताया, फिर सर्दी आई, फिर गर्मी आ गई, फिर सर्दी? संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा जी। संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। डेट नहीं देते। हाँ, डेट नहीं देते, बिना ही डेट के चलन दो मामला। अब आगे कोई डेट नहीं है? ना, आगे कोई डेट नहीं। लखीमपुर खीरी में क्या चल रहा है? लखीमपुर खीरी में गुंडागर्दी चल रही है, उनकी कोई गवाही को तैयार नहीं है। इसका मतलब डर ज्यादा है, भय। किसका दोष, किस पर आरोप, क्या कहेंगे? अरे दोष भी इन्हीं पे ही है, अजय टैनी पर, उनके परिवार पे। क्या कहेंगे? अरे दोष भी इन्हीं पे ही है, अजय टैनी पर, उनके परिवार पे, उनके गैंग पे। आपको लगता है जांच
को लेकर कोई संशय है? प्रभावित है पूर्ण रूप से। अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए और हो गए। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई कान हला देगा? ऐसा तो नहीं लगता है कि कहीं शुरू में 3 कृषि कानून और एमएसपी की मांग थी, अब उसमें कुछ चीजें कड़ियां जुड़ी हैं, कुछ मांगे जुड़ी हैं। जुड़ जा भाई। जब कुनबा बड़ा हो तो कुनबा तो भाई धीरे धीरे ही तो बड़ा हो, या पहले दिन बड़ा हो जाएगा शादी होते ही? जैसे बड़ा हो कुनबा। हाँ, 10 साल बाद तो बालक हो जाओ, नवी कपड़े लत्ते चाल लगे। हाँ। तो राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बात कैसे बनेगी उस सवाल का जवाब दिया और तमाम मुद्दों पर बात की। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो कृषि कानून पर तो बात बनती नजर नहीं आ रही, लेकिन आंदोलन के चलते बंद रास्तों को खुलने की उम्मीद जरूर जगी है, क्योंकि सरकार की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने बहादुरगढ़ में किसान नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में किसानों के साथ उद्योगपति भी मौजूद थे और किसानों ने कमेटी के सामने साफ किया कि रास्ते उन्होंने बंद नहीं किए, बल्कि दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से ये बंद है। किसानों ने हाई पावर कमेटी को सहयोग का भरोसा भी दिया है। ये हमारा किसान भाइयों के साथ बहुत अच्छे तरीके से वार्तालाप हुआ और प्रशासन के साथ भी हुआ, और जो हमारी इंडस्ट्री की बर्बादी दिक्कत जो हो रही है उसको बड़े अच्छे तरीके से अधिकारियों ने भी सुना और किसानों ने भी उसके लिए सहानुभूति करी, क्योंकि हमारे यहाँ से जो है इंडस्ट्री का प्लान चालू हो चुका है और जब तक ये खुलेगा, रास्ता नहीं खुलेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हमारे अरोड़ा जी ने भी इस बात को सुना और किसान भाइयों ने भी सहमति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से कोई भी रास्ता बंद नहीं है। पॉजिटिवनेस की शुरुआत हुई है, और जहाँ तक कोर्ट के केस का सवाल है कि कोर्ट केस में आज की प्रोसीडिंग बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और बड़ा मायना रखेगी और एक एविडेंस के रूप में रहेगी कि अब असली रास्ता किसने रोका है। देखिए, आज तो हमारा जो बेसिक जो एक एजेंडा और पर्पज़ है वो यही है कि जो बहादुरगढ़ में आपके यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बंद हुआ है, उसको हम किस प्रकार से खोलें। और आपने देखा होगा कि मैंने और मेरे साथ जो अधिकारी हैं सब लोग किसानों के साथ हमने सारा एक उसका मौके का भी मुआयना किया है और उसमें ये देखा कि दोनों तरफ अगर एक एक लेन खोलें तो उसके लिए फिर आगे हमें अब दिल्ली वालों से भी बात करनी पड़ेगी कि जो वहाँ पे दिल्ली की तरफ से जो बंद पड़ा हुआ है अगर हम उसको भी खुलवा लेते हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यहाँ पर एक एक लेन दोनों तरफ से खुल सकती है। और इन्होंने भी हमें ये विश्वास दिलाया है, क्योंकि इनकी जो एपेक्स लीडरशिप है वो तो नहीं थी यहाँ पर, लेकिन जो लोग आए हैं वो सब उन्होंने कहा भी है कि अगर हमारी तरफ से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आएगी। सारा यह खाद की किल्लत तो रिवाड़ी में आपने नहीं देखा, यूपी में कल एक किसान की मौत होगी। और चलिए आज बड़ी बहस के अहम सवाल पहले उस पर नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल पहला यही है कि आंदोलन के 11 महीने आज पूरे हुए हैं, लेकिन इसका समाधान कब निकलेगा, यह सवाल आज भी 11 महीने के बाद बरकरार है। 340 दिन से बॉर्डर का जो ब्लॉक बना हुआ है, क्या ये डेडलॉक टूटेगा? अब वार्ता अगर सफल रही है तो क्या जो रास्ते बंद हैं वो खुल जाएंगे? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत शास्त्री जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी, आपका भी स्वागत। रजत मंजेठा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है नेलो के। रजत मंजेठा जी, आपका भी स्वागत। और रामचंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। रामचंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत है। रामचंद्र यादव जी, आपसे ही इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। किस तरीके से देखा जाए, चूंकि आज तो 11 महीने पूरे हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, समाधान इसका कैसे निकलेगा, यह सवाल आज भी उसी तरह से बरकरार है जैसे 11 महीने पहले था। क्या कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है, या यह भी आंदोलन अभी ऐसे ही चलता रहेगा, और कैसे निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। रामचंद्र यादव जी, आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं कि आपका चैनल लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपसे कोई बात छिपी नहीं है। असल में पिछले साल जून के महीने में जिस तरह से कोरोना काल के अंदर ये अध्यादेश को लेकर आए, किसानों ने तभी से इसका विरोध शुरू किया था। और जब किसानों ने, तमाम किसान जत्थेबंदियों ने, संगठनों ने दिल्ली सरकार से ये अपील की कि हमें 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए, तो वो इजाजत हमें नहीं मिली। और उसके बाद
जो बर्ताव किसानों के साथ केंद्र की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने किया, वो आप सबके सामने, उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूं। आज भी तमाम किसान इस बात के लिए एकजुट हैं कि जब तक ये तीनों काले कानून, जो असल में नाम इनका कृषि कानून है, लेकिन ये देश की तमाम जनता के खिलाफ, आत्मनिर्भरता के ऊपर ये हमला करेंगे, और इसलिए इनकी वापसी बहुत जरूरी है। और किसानों के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून बने, ये मांग को लेके किसान बैठा हुआ है दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पिछले 11 महीने में जिस तरह से किसान आंदोलन का विस्तार हुआ है, आज ये आंदोलन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके कोहिमा तक ये फैला हुआ है। और इसमें केवल एक ही सूरत है कि केंद्र सरकार तीनों काले कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून संसद में पास करे, तभी ये किसान आंदोलन वापस हो सकता है। नहीं तो किसान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाए। सत्यव्रत शास्त्री जी, 11 महीने पूरे हो गए हैं, क्योंकि किसान ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि कानून को आप वापस ले लीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। कैसे खत्म करेंगे इस आंदोलन को, और क्या आप लोगों की तरफ से पहल की जा रही है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए आयुष सिंह जी, किसी भी समस्या के दो पक्ष होते हैं और समाधान के लिए भी दो पक्षों की आवश्यकता होती है, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। देश की संसद ने जिस कानून को पास किया है, भारत की जनता ने उस संसद को अपना मैंडेट देके उसको वहां बैठाया है, उनको कानून बनाने का अधिकार है। और जब सत्ता में दूसरी तरफ से इसके खिलाफ मतदान होगा तो इस जैसे कानून फिर बदल जाते हैं, फिर बार बार इस प्रकार के कानून बनना और उनके सुधार लाना, ये सतत प्रक्रिया। कहीं कोई कानून आज तक ऐसा नहीं बना जिसमें सुधार की गुंजाइश ना हो। लेकिन जिस प्रकार से किसान नेता, मैं कहूंगा आंदोलनकारी नेता, केवल कृषि कानूनों को वापस लेने का हट है, ये सत्ता के अंदर बैठी वो ताकत जिसको जनता ने अपने मतदान से ताकत दी है, उसका अपमान है। और किसी में भी सुधार की गुंजाइश सदा रहती है और बनी रहती है, बननी चाहिए भी। आज से पहले जितने कानून बने उनमें सुधार हुआ है, आगे आगे आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन हुआ है। कृषि कानून के पेज में भी ऐसा नहीं लिखा कि भारत की संसद इस कानूनों में कोई आगे परिवर्तन नहीं कर पाएगी। ये भी जानते हुए भी फिर भी आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। ये जानते हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिया हुआ है, तो भी इसके अंदर आप कानून को लेकर अपना हट बनाए हुए हैं, ये मानते हुए भी कि जब तक इस आंदोलन के पीछे आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये कानून किसी कानून के स्थान पर ले रहे हैं या ये कानून एक एक्स्ट्रा सुविधा है, ये विचार न करते हुए भी, यानी तीनों पक्षों पर विचार न करते हुए केवल हट के कारण से, आज मैं आपसे माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, जिन राकेश टिकैत को आज पूरे इस किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाया है, जून के महीने में जिस समय इस पर अध्यादेश जारी हुआ उस समय सबसे पहले समर्थन करने वाले राकेश टिकैत जी थे। लेकिन बाद में क्योंकि राजनीति कैसे होगी, राजनीतिक कलाकारों ने, रणनीतिकारों ने, योजनाकारों ने इन्हीं लोगों को किस प्रकार से भ्रामक शब्दों का प्रयोग करके, बयान करके, और फिर इस 11 महीने के बीच में कितनी कितनी घटनाएं हुई। किसान आंदोलनकारी एक भी घटना, जिस घटना के प्रति देश, समाज, आंदोलन और कानून सम्मत की धज्जियां उड़ी, उस पर जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। और बेशर्मी से आज भी उस बात को लेकर एक भी व्यक्ति जो इनके धरना स्थलों के ऊपर, आंदोलनरत स्थानों पर जो गड़बड़ हुई है, चाहे बेटी के साथ बलात्कार का बात हो, चाहे लाल किले की बात हो, चाहे जिंदा जलाने की बात हो, कितने प्रकार की घटनाएं, चाहे फिर अंग भंग करने की, तालिबानी की घटनाएं हो, कितनी भी, किसी पर भी आज तक किसी राजनेता, आंदोलनकारी नेता ने अपनी जिम्मेवारी नहीं स्वीकार की। इसलिए मुझे लगता है कि किसान आंदोलन किसानों के हित में नहीं, राजनीति चमकाने के लिए, अपने चंद आकाओं को खुश करने के लिए, सत्ता के खिलाफ एक जन आक्रोश पैदा करने के लिए ये मूवमेंट है जो किसान आंदोलन से ठीक है। चलिए सत्यव्रत जी, आपने ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन समाधान क्या होगा वो आपने अभी भी नहीं बताया, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन इसके पीछे है, कितनी राजनीति है, लेकिन समाधान कुछ भी हो, सो खोजना तो सरकार को ही है ना। वो समाधान क्या है आपके पास, वो नहीं बता रहे हैं आप।
नहीं, समाधान समाधान आयुष सिंह जी, मैंने पहले वाक्य में यही कहा था, समाधान एक तरफा नहीं होता, समाधान दोनों तरफ से होगा, और दोनों तरफ से जब शून्य बनकर बैठेंगे तब उसमें से कोई नई चीज निकल कर आएगी। सरकार जब ये कहेगी, उन्होंने तो कानून बनाया, संसद ने बनाया, किसी एक व्यक्ति के सर पर नहीं टोपी बंध सकते कि उस फलाने व्यक्ति ने कानून बना दिया, पूरी संसद उसके बहुमत के साथ तो कानून पास हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन के नेता केवल कृषि कानून को वापस करने की बात है, तो वापस करने के बाद समस्या क्या रहेगी? आपको ध्यान होगा, जब ये पहली वार्ता हुई तो 3 मुद्दे थे, 3 मुद्दों को लेकर जब पहली टेबल पर बैठे तो 2 मुद्दे पहले 2 चरण में ही पूरे हो गए थे। तीसरा कृषि कानून का था, जिसके अंदर इनके ओर से कोई अमेंडमेंट आना था, वो अमेंडमेंट आज तक नहीं आया। देखिए, संसद कानून बनाती है, गली कूचे में नहीं बना, उसकी मर्यादा, उसके अंदर जनता ने जो मतदान किया है उसकी मर्यादा के लिए आप उसके वैकल्पिक रास्ते बताइए कि आप इस कानून में ये चीजें करें। आपने एमएसपी की गारंटी की बात की है, एमएसपी की गारंटी, लेकिन उसके बाद कृषि कानूनों को खत्म करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो लाइन देंगे वो लाइन संसद के जो सभासद है उस बात के लिए तैयार होंगे। इसलिए आप सभासदों को तैयार कीजिए। नहीं, मुझे लगता है रामचंद्र यादव जी की ये बात सुन रहे हैं, वो आपकी इस बात का जवाब देंगे। लेकिन महिमा जी आयुष जी, दुखद होता है जब सत्ता पक्ष बैठ करके विपक्ष की तरह से बात करता है, मगर शायद आदी हो चुके हैं, क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े कद के भी नेता हैं भाजपा के, उनकी आधे से ज्यादा उम्र तो विपक्ष में बैठ के ही गुजरी, और बहुत बार विपक्ष के सत्ता पक्ष के अंदर के लोग, भाजपा के अंदर के लोग मिल जाते हैं जो खुद ये बात कहते हैं कि क्या करें, आदी हो चुके हैं, सवाल ही पूछना आता है, जवाब देना नहीं आता। बहरहाल मुझे एक कहानी मेरे जहन में आती है। इलेक्टोरेट की सबसे छोटी इकाई अगर मान ली जाए पंचायत है, तो इस तरह से अगर इस मसले को समझा जाए आयुष जी, कि एक गांव के अंदर चुनाव करके जो है पंचायत आती है, उसके पंच आए चुनाव करके, गांव के लोगों ने उनका चुनाव किया, बात ठीक है, पर बहुत बरसात हो गई, गांव के अंदर बाढ़ आ गई, लोग अपने अपने घर के अंदर कैद हो गए उस दौर के लिए, और उस समय उस जो चुनी हुई पंचायत है उसने कुछ ऐसे फैसले जो वो जब लोग बाहर थे उस समय लेने चाहिए थे, लोगों की सहमति से, लोगों के साथ चर्चा करके, उस समय न लेते हुए, उस समय जब बाढ़ आई, आपदा आई गांव के ऊपर और लोग अंदर घुस के बैठे थे, उसमें हिस्सा ले पाने के काबिल नहीं थे, उस समय कुछ ऐसे फैसले कर लिए। ऐसा फर्ज कर लेते हैं कि एक ऐसा फैसला कर लिया कि आज के बाद गाँव के सारे ट्रैक्टर गाँव के बाहर खड़े होंगे, और जब तक हालात सामान्य हुए और वो लोग आकर के सवाल उठा पाने के लायक हुए, उन्होंने इस बात को बाढ़ के एवज में ट्रैक्टर बाहर करवा के, मान लीजिए, इसको लागू कर लिया। अब लोगों ने कहा हम जाकर के बात करना चाहते हैं अपने पंचों से, हमने उन्हें चुन करके बिठाया है। पंचों ने कहा कि हमसे बात करने आएंगे तो हम रास्ते बंद कर देंगे, बैरिकेड लगा देंगे, वहां बैरिकेड लगा दिए गए, उनको पहुंचने नहीं दिया गया। वो बेचारे लोग, क्योंकि अपने चुने हुए नुमाइंदों से बात करना चाहते थे, वो वहीं जमकर बैठ गए कि भाई जब तक बात नहीं करेंगे हम तो यहीं बैठेंगे। और फिर जिन लोगों को पंचायत से कोई काम भी करने थे या उनकी कोई जरूरतें भी थी, वो सब काम भी रुकने लगे। लोगों का, जनसाधारण का जीवन पूरी तरह से अफेक्ट हो गया। और मुझे लगता है ये बात इस उदाहरण के माध्यम से हम कहना क्या चाहते हैं वो बात सबको समझ में आ ही चुकी है। ये अध्यादेश कोविड के दौर में जिस तरह लाए गए वो बिल्कुल ऐसा ही मसला है जो भी मैंने ये कहानी के माध्यम से बताया। जिसको न भी पता हो उसको इस बात से समझ आ जाना चाहिए। अब आज के जो हालात हैं, आज 11 महीने होने के बाद, आज जब टिकैत जी का मैं बयान सुन रही थी, या जो जनसाधारण का उसमें जो मत है, अभी पिछले महीने अनिल विज जी ने कहा था कि हम वैकल्पिक रास्ते देंगे, वो क्या देंगे रास्ते? उन्होंने तो जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया, जनता ने निकाल लिए रास्ते, कई कई जगह तो दीवार तोड़ करके रास्ते निकाल लिए। और जैसा टिकैत जी ने कहा कि 11 महीने हो गए हैं, 12 भी हो जाएंगे, जब तक जीवन है तब तक हम चलते रहेंगे, लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक तो हम वापस जाएंगे नहीं। अब शायद राष्ट्रीय स्तर पर किसी को ये समझ पाना मुश्किल हो सकता है कि ये क्या हुआ, अध्यादेश क्या होते हैं, ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, लेकिन ये जो पंचायत के उदाहरण से हमने अभी बात समझाई, ये समझना किसी के लिए भी बड़ा सरल है, सामान्य है कि इस देश के अंदर प्रजातंत्र की हत्या इस तरह से ये सरकार करने पर आमादा है कि वो जब पूरा देश, पूरे नागरिक आपदा के संकट में, जब संकट में घिरे हुए थे और उसके विक्टिम्स बने हुए थे, उस समय आपदा में अवसर, जो इनका नारा भी है, वो ढूंढा और ये कर डाला। उसके बाद
आज उनको ये मानने में लज्जा है, ये मानने में उनको शर्म आती है कि हमने ये गलत कर दिया जनता के साथ, और उसे ठीक करने के अलग अलग रास्ते ढूंढते हुए अपने ही लोगों का नरसंहार करने पर भी उतर आए। लखीमपुर खीरी के अंदर उन्हें कुचल दिया, और सब कुछ होने के बावजूद आज शाहरुख खान के बेटे के ऊपर केस है तो मीडिया में हाहाकार है। अजय मिश्रा को हटाने के लिए क्यों हाहाकार नहीं है, वो हमें समझ नहीं आता। ये इतना पक्षपात क्यों, ये सवाल कौन उठाएगा सरकार से? ये सवाल सभी मीडिया चैनल्स के उठाने का है। ये सवाल हर नागरिक के मन में उठता है कि अर्नब गोस्वामी की चैट्स के अंदर पुलवामा हमले पर मजाक उड़ाने के चैट्स मिलते हैं, और 1 साल के बाद अमित शाह जी, या 2 साल के बाद अमित शाह जी कल जाकर पुलवामा में विजिट करके आ जाते हैं, वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को बेल मिल जाती है और एक साधारण बच्चे को बेल नहीं मिलती, जिसके कोई कॉन्शियस पोजेशन का मामला भी नहीं है। लखीमपुर खीरी के नरसंहार के अपराधी को पकड़ने में देर लग जाती है, उस मंत्री को आज तक बर्खास्त नहीं किया जाता। ये सब सवाल आज हर भारतीय के मन में है। ये मुंह फेरना चाहते हैं तो फेरते रहें, लेकिन वक्त इस सारी बात के जवाब मांगेगा। भारत माता का गला दबाने का जो काम ये सरकार कर रही है, उसका जवाब, उसकी पाई का हिसाब इस देश का बच्चा बच्चा इस सरकार से मांगेगा, और हम ये सुनिश्चित करेंगे। इसे ये साजिश रचना कहते हैं तो कहें, प्रजातंत्र की सुरक्षा में जो कुछ करना होगा वो कांग्रेस करने के लिए डटकर सदा खड़ी रहेगी। ठीक है, पंजेटा जी। आयुष जी, पहले तो मैं जो 700 से लगभग किसान जो अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन के चलते, पहले तो मैं डिबेट की शुरुआत उनको श्रद्धांजलि देने से शुरुआत करूंगा उसकी। दूसरा, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल, सिर्फ एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल है कि कानून वापसी करने में दिक्कत क्या है, आप इसका जवाब दीजिए। आयुष जी, ये तो इसी तरह लग रहा है कि जैसे अब 2 महीने का समय रह गया है, जैसे इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, जैसे वो भी एक अब जुमला ही लगता नजर आ रहा है कि मुझे ऐसा कोई जिस हिसाब से एमएसपी भी जा रही है, बाजरे के ऊपर एमएसपी नहीं मिल रही है, और कभी भी भावांतर भरपाई की बात हुई नहीं थी, वो फलों और सब्जियों के लिए था। अब ये बाजरे में भी कह रहे हैं कि भावांतर भरपाई देंगे। आप डीजल में भावांतर भरपाई कर दीजिए जो 3 साल में 36 रुपए से भी ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरा, इन्होंने जिक्र किया ये वैकल्पिक है कानून, ये रिप्लेस किए गए हैं, कानून कोई वैकल्पिक नहीं होते हैं, कृपया करके गुमराह ना कीजिए जनता को। और आयुष जी, मैं औरों का अगर हम करेंगे, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। आज मेरा मन है कि मैं भाजपा के कुछ अंदर के जो लोग हैं, जो अंदर से आवाजें उठती है, उनका जिक्र करूं। सतपाल मलिक जी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने बार बार ये कहा है कि किसान एमएसपी की गारंटी के बिना नहीं मानेंगे। उसके बाद उन्होंने गोवा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी आज बोला है कि उनके करप्शन के चार्जेस हैं, प्रमोद सावंत जी के बारे में। चौधरी बीरेंद्र सिंह बोल चुके हैं आपको बार बार, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही उनकी। वरुण गांधी बोल रहे हैं कि मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक ये किसानों की, आप अब बात नहीं सुनते, और मैं किसानों की आवाज बनकर ही रहूंगा उनके साथ। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले राव इंद्रजीत सिंह ने बोला था, क्या बोला था, मुख्यमंत्री के होते हुए मौजूदगी में सभा में बोला था कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट आएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, आप किसानों की समस्या का समाधान कीजिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज रोक रही है। इन्होंने अभी कहा कानून बनते हैं, सब कुछ होता है, संशोधन होते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके पीछे 700 किसानों की जान चली जाए और आपकी कानून पे चिल्लाएंगे। इतना लंबा आंदोलन चला हो, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए किस हिसाब से विरोध हो रहा है। ये एक कानून को लेके अगर इतना कुछ, कितनी लाइव्स आप लेंगे, क्या क्या कॉस्ट है इसकी, मतलब आप ये बताइए किस मतलब कुछ तो पैमाना तय कीजिए कि आपका दिल कब पिघलेगा, कब पसीजेंगे। इस किसान तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो तो अपने नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहा है। आपको क्या ऐसी दिक्कत है कि आप कानून, ऐसा कोई दबाव हुआ आपके ऊपर, तो आज आप जनता को बताइए कैसे आप, जैसे आप दुगने आय की किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं, वो बता दीजिए क्या फॉर्मूला। आज तक तो हमें वो भी फॉर्मूला नहीं पता चला। और कानून कौन से वैकल्पिक हो गए। अभी तो आयुष जी, आपके डिबेट में भी थोड़े दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर बैठे थे, और जहां तक मेरी जानकारी है शायद वो एक्स बार के मेंबर भी हैं, उन्होंने एक कुछ कहा था, आपको याद होगा, कि ये कानून किसान विरोधी नहीं, ये जन विरोधी है, ये आम जनता के जो है नुकसान करने वाले हैं। उसका हम देख रहे हैं, अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में हम देख रहे हैं किस तरह जमाखोरी हो रही है। आज डीएपी की कमी है ना आयुष, जिस तरह टोकन लेके थाने में डीएपी मिल रही है, कल को टोकन लेके थाने से अनाज की ना नौबत आ जाए
कि पुलिस में थाने की और पुलिस की निगरानी में ये स्टॉक कर लें और ये काला बाजारी का नाटक करें, और उसके बाद ये अनाज, देखिए कहावत है, इफ यू वांट टू कंट्रोल द पीपल ऑफ एनी कंट्री जस्ट कंट्रोल द फूड। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट कंट्रोलिंग द फूड। आप ये काले कानून जो हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट तक के एक्स बार के जो रहे हैं, तो अगर वो तक बोल रहे हैं कि भाई ये कानून आम जन विरोधी है, ये जनता के खिलाफ है, तो भाजपा वालों को समझ जाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई आंदोलन इतना ज्यादा किस हद तक जा रहा है कि लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए। और कानूनों से अगर आप इसकी तुलना करते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि हम तानाशाह बन गए हैं, हमें मैंडेट आ गया तो हम कुछ भी कानून बना देंगे, तो आप तो कल को कुछ भी कानून बना देंगे। ये लोक लाज नहीं है, ये लोक राज जो होता है लोक लाज से चलता है, ये लोक लाज नहीं है, ये तानाशाही कही जाती है। आपको ये टीवी पे बैठ के बोलना ही नहीं चाहिए कि हम कुछ भी बना सकते हैं। जनता के हित में जो, वो ये बोलिए कि जो जनता के हित में हो, आम जनता के हित में हो, हम वो बनाएंगे, वो होती है सरकार, ये थोड़ी ना है। पंजेटा जी, मुझे लग रहा है आपके सवाल शास्त्री जी तक पहुंच गए, उसका जवाब देंगे, लेकिन रामचंद्र जी से भी मैं रिएक्शन लेता। रामचंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं, और दूसरा जवाब दीजिएगा, सत्यव्रत जी ने आपको लेकर के भी कुछ सवाल खड़े किए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लगता ये है कि हम जो पूरी पिछले साल डेढ़ साल की जो प्रोसेस चली है इन कानूनों को बनाने की, मतलब पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी केंद्र सरकार की, जिसमें कोरोना काल में जब पूरा देश एक तरह से महामारी के खिलाफ संघर्ष में था, उस टाइम पे अध्यादेश लाने की। और फिर जब अक्टूबर के महीने में सारे देश ने देखा कि जिस तरह से केवल 14 घंटे की डिबेट है, जिसमें 16 कानून पास किए गए हैं, जिनमें 3 कानून ये हैं, 4 कानून लेबर कोड के हैं और बाकी दूसरे कानून हैं, केवल 16 घंटे की। ये केंद्र सरकार की जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसका डाटा है कि 16 घंटे की 14 घंटे की डिबेट में 16 कानून पास कर दिए गए। और राज्यसभा में तो एक तरह से बहुत ही ज्यादा, मतलब क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे सांसद अपनी अपनी अलॉटेड सीटों पे नहीं बैठते थे, डिस्टेंस बनानी पड़ती थी। और हमारी राज्यसभा और लोकसभा का ये प्रोसीजर है कि अगर किसी सांसद को सवाल पूछना है तो वो अपनी सीट पे होना चाहिए, और केवल इसका बहाना बना के कि सांसद अपनी सीट पे नहीं थे, स्पीकर ने जिस तरह से ध्वनि मत का बहाना लेके इसको पास किया, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने, ये पूरे आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा इस पे स्टे कर दिया, लेकिन उसके असर कानूनों के, आपको मालूम है हम जिस इलाके में बैठे हैं, ये पूरा झज्जर से शुरू हो जाता है और पूरा साउथ हरियाणा बाजरा की बेल्ट है। ये बाजरा होता है लाखों टन। यहाँ पे एक दाना, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी बैठे हैं, वो अभी फोन मिलाए हरियाणा सरकार से, ये बता दे एक दाना भी अगर उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2250 रुपए है उस पे पूरे हरियाणा में खरीदा हो। 1 अक्टूबर से घोषित था कि बाजरा की खरीद होगी। बुरी तरह से किसानों की बाजरे की लूट हो रही है, 1000-1100 रुपए बिक रहा है। एक दूसरा, हरियाणा सरकार ने कहा कि हम 25% खरीदेंगे, बाकी 75% का भावांतर योजना के तहत हम देंगे। 2 बातें कहना चाहता हूं मैं। एक तो ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो फाल्टी है। उसमें क्योंकि कृषि राज्य का अधिकार है, केंद्र सरकार ने महामारी का जो कानून है उसके तहत इसका बना दिया, एक तो यही फाल्ट है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि बाजरा जो भावांतर योजना है वो कैश क्रॉप के लिए है, बाजरा उसमें नहीं आता है। 15 दिन में 2 बार हरियाणा सरकार के टॉप लेवल के मंत्री बैठे, ऑफिसर बैठे, और उन्होंने पहले बाजरा को भावांतर योजना के तहत लेके आए और फिर ये घोषणा की कि हम 25% खरीदेंगे और बाकी 75% का हम भावांतर योजना के तहत 650 रुपया हम देंगे किसान को जिन्होंने पोर्टल पे बाजरा रजिस्टर्ड करवा रखा है। मैं एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था हरियाणा सरकार को कि आपने ये तय कैसे किया कि किसान का बाजरा 1650 रुपए बिकेगा मार्केट में। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य ही किसान को
फसल के रेट की गारंटी देता है। जैसे ही आपने अपने कदम वापस खींचे, बाजरे की पिटाई हुई और बाजरा आज 1100 मतलब 1000 के आसपास पूरे साउथ हरियाणा में बिक रहा है। ये फिर भी आप 650 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से दे देंगे तो भी किसान को 400-500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नहीं मिल रहा है। बिजाई का सीजन है, आपको मालूम है कि अब की बार बारिश ने किसानों की हालत पतली कर दी है। अभी लेटेस्ट जो बारिश हुई है उसने हमारे धान को बर्बाद कर दिया है। सरसों में हम बो नहीं पा रहे हैं क्योंकि डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से कृषि क्षेत्र को क्यों उजाड़ना चाहती है। आप जाके देखिए, आज F&V फ्रूट एंड वेजिटेबल जो आम आदमी के लिए उसके क्या रेट है। प्याज 50 रुपए से ऊपर चला गया, टमाटर 100 रुपए मिल रहा है। ये जैसे ही आपने ये कानून अभी आज लागू नहीं हुए, लागू होंगे तो क्या होगा ये आप अंदाजा लगा लीजिए। इस तरह से स्टोर किया जा रहा है इन चीजों को। एक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर जो, अब आप सोचिए, आपने आलू, प्याज, गेहूं, चावल, तेल, मतलब दलहन और दलहन, ये चीजें आवश्यक नहीं मानी। इसके अंदर ठीक है, लेकिन रामचंद्र जी देखिए, ये भी आपने परेशानियां तो आपने बताई, ये देखिए ये हम तो लगातार इस पर चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन जब समाधान की ओर बढ़ना होगा तब दोनों पक्ष की तरफ से कोई एक ऐसी चीज या किसी एक ऐसी बात पर समझौता होगा जिसके बाद ही रास्ता निकल सकता है। वही बात कह रहे थे शास्त्री जी की भाई ताली दोनों हाथ से बजेगी। कोई प्रपोजल आपकी तरफ से दिया गया? क्योंकि लास्ट मीटिंग में जो फाइनल प्रपोजल गवर्नमेंट ने दिया था उसके बाद उस पर आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? कोई तो रास्ता निकालिए, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे वापस कर लीजिए, हमको एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, होना होता तो ये हो गया होता। कुछ तो बढ़ना पड़ेगा ना आप लोगों को भी। मैं ये कह रहा था कि सरकार जब चाहे, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम एक फोन कॉल दूर हैं, लेकिन आज तक तो वो फोन आया नहीं। आप जब चाहे संयुक्त मोर्चे के नेताओं को बुला के बातचीत कर सकते हैं, जो समाधान टेबल पे निकलेगा वो निकलेगा। लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे हैं और आप कील गाड़ रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर। आप एंट्री, मतलब कमाल है। बॉर्डरों पे ऐसा प्रबंध कभी आजाद भारत में नहीं हुआ। 75 साल हो गया हमें। और हमारे किसान नेता जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर उनके ऊपर जीप चढ़ा रहे हैं। ये आप समाधान की बात सोच रहे हैं, आप हमारे इंस्टॉल कर रहे हैं। नहीं रामचंद्र जी, वही तो उन्होंने आपसे प्रपोजल मांगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने जहां छोड़ा, सरकार ने आपको एक प्रपोजल दिया था जिसपे कहा था कि ये हम मैक्सिमम कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपका क्या है आप उनको बताएं। जब आप उनको बताएंगे तब उधर से जवाब आएगा। आपने उसके बाद कुछ बताया ही नहीं। हमने तब भी कहा था, प्रपोजल लेते वक्त भी कहा था, कई दौर की केंद्र सरकार से बातचीत हुई। हमने कहा कि इन कानूनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके संशोधन से कानूनों में कुछ बन जाए। केवल विड्रॉल है। विड्रॉल आपको करना पड़ेगा। आप जन आंदोलन की अनदेखी नहीं कर सकते। ये आंदोलन ठीक है, विस्तार ले रहा है। शास्त्री जी, अब तो ये क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जब लास्ट आप लोग इनको प्रपोजल दे रहे थे तब भी इन्होंने आपको कहा था कि आपको आंदोलन वापस करना पड़ेगा, आप इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। आप कैसे निकालेंगे समाधान? आयुष जी, कहां से शुरू करूं मैं? रामचंद्र जी से शुरू करूं, महिमा सिंह जी से? पहले रामचंद्र जी की बात का जवाब दीजिए, फिर एक एक करके पॉलिटिकल मेहमानों का। देखिए, हाँ देखिए, एक तो बड़े अदब के साथ मैं कहूंगा कि तीनों पैनलिस्ट जो हैं वो कहते समझ में नहीं आता। इतने अनसमझ आदमी आपने क्यों बैठा रखे हैं, ये मेरी समझ से परे है, पहली बात। दूसरी बात, जिस बाजरे के लिए बात कर रहे हैं उस बाजरे के लिए कह रहे कि एक भी दाना सरकार ने नहीं खरीदा। आयुष जी, मैं गारंटी के साथ आपके चैनल पर ऑन एयर कह रहा हूं, यदि मैं डाटा आपके पास, अब तो मैं नहीं कह सकता कि 1-5 मिनट में दे दूंगा, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर, रामचंद्र जी के व्हाट्सएप नंबर पर, यदि मैंने वो डाटा डाल दिया कि सरकार ने किस किस रेट से कितना बाजरा, एक भी दाने की बात है। अब दाना आगे की बात होगी, यदि उसने खरीदा होगा तो रामचंद्र जी अपने इस बयान पर खेद व्यक्त करेंगे। तीसरी बात, जिस बात के लिए, कानून के लिए बात करते हैं कि भाई कानून इन्होंने संविधान में कैसे कर दिया और वहां कोरोना काल में कैसे कर दिया। देश चलाना है। कोरोना को यदि भारत में आया तो ये पहला मौका है दुनिया के अंदर जब इस देश ने अपनी आबादी को सुरक्षित रखा है। 100 करोड़ लोगों को, इनकी सबकी, चाहे किसान आंदोलनकारी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, या बाकी स्टेट में जो भी राजनीतिक पार्टियां, उन सब के विरोध, हताशा, निराशा और अड़ंगेबाजी के बावजूद इस देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने अपनी देश की
आबादी को सुरक्षित करने का दुनिया में पहला कीर्तिमान स्थापित किया। इसके लिए एक भी शब्द नहीं निकलता इन लोगों के मुख से। अगली बात जब रामचंद्र जी की करेंगे कि कोरोना काल के अंदर आपने अनावश्यक रूप से लोकतंत्र की हत्या करके किया। देखिए, ध्वनि मत या कोई भी प्रक्रिया जब है, वो प्रक्रिया तब होती है जब सामान्य प्रक्रिया होती है। इस देश ने कोरोना काल को देखा, कोरोना काल को भी पार करना था। संविधान के अनुसार संसद के बैठकें भी जरूरी थी और जो आवश्यक कानून थे उनको समयबद्ध तरीके से आपको पूरा भी करना। सरकार अपना एक टारगेट लेकर आई है, हमें 5 साल में क्या काम करना है, उसके स्टेप्स है, अपने उनकी अपनी इंटरनल व्यवस्था है, किस किस समय तक हमें कहां तक जाना है। हालांकि पूरी ताकत और कोशिश के बावजूद भी किसान आंदोलनकारी जो राजनीतिक एजेंडा लेकर चले हैं, देश की जनता को जो डिस्टर्ब करके एक अफवाह और अफरा तफरी फैलाकर ये साबित करना चाहते हैं न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी कि देश के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। उस ऐसे समय में भी सरकार के पास इतने सारे पक्ष आए हैं जिससे एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया भर के अंदर गया है। अब मैं आता हूं महिमा सिंह जी पर। महिमा सिंह जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर दी सरकार ने। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपनी एक एमपी की सीट को बचाने के लिए इस देश को आपातकाल दिया था, वो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी। वो लोग इस बात के लिए अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने कभी किसी व्यक्ति को अपने से ऊपर नहीं माना और किस किस प्रकार की यातनाओं से विपक्ष के लोगों को उन्होंने धराशायी किया। वो याद नहीं लोगों को कि संसद के सामने कितने किसानों को गोलियों से भून दिया था केंद्र की सरकार के ऑर्डर से, कितने किसान आंदोलन को राज्य सरकारों के द्वारा गोलियों से मारा गया था। एक भी आंकड़ा वो आपको देने नहीं वाले। इसी प्रकार से पंजेटा जी जिस बात को लेकर चल रहे थे कि लोकराज से चलता है, पंजेटा जी वो लोकलाज आपके पास बची कहां है? आपके पास हरियाणा की आपकी एक पार्टी है, हरियाणा के पार्टी के अंदर पिछले मतदान की बात करें तो आपके पास कितने प्रतिशत वोट हरियाणा की जनता ने आपकी लाज बचाने के लिए दिया? आपकी लाज तो पिछले चुनाव में बीत गई थी। अब लाज बनाइए, जनता के सामने जाइए और जनता के बीच संगठन खड़ा कीजिए, अपनी बात को रखिए। आप जनता को भ्रमित करके, जनता को बरगला कर, दूसरे आधी आबादी को आप परेशान करके अपनी राजनीति के लिए आप कभी रास्ता रोकते हैं, कभी आंदोलन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो सब प्रक्रिया है। लेकिन आपकी इस देश के कितने स्टेट की, पंजाब की सरकार के अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे वो कहते थे हमारी चलिए शास्त्री जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी ऑडियो भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। महिमा जी। आयुष जी, मुझे भाजपा के प्रवक्ता की बात सुनते हुए अख्तर शाहजहांपुरी की 2 पंक्तियां याद आई हैं और उन्हें जरूर कहना चाहूंगी। आप पंक्तियों को बाद में सुनाना, आंसू आप अज़ादारी पंक्तियों के को बाद में मौसम सुनाना, में, पहले मुझे सुनिए। कहां से आप जो लाएंगे चुटकुले याद आंसू करके आती अज़ादारी है के वो मौसम में, बहस में नहीं होते, बहुत कुछ वो रो आप चुके कभी हम भाषण तो देने को दिया करो उन अज़ादारी चीजों के को। मौसम आप में। फैक्ट्स के ऊपर बात कहां से कीजिए। लाएंगे आपके पास आंसू तो जवाब है चुप कि करके आपके बैठे भाजपा एक के एमपी की प्रवक्ता, सीट को बचाने चुप के लिए करके बैठे आपने इस भाजपा देश के को प्रवक्ता। आपातकाल चलिए सत्यव्रत जी, देखिए आपने उनको कह दिया, आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि भाई ये क्या लोकतंत्र की हत्या की बात करेंगे, आपातकाल लगाने वाले। अब उसी का जवाब लेते हैं ना, जब आप सुनते हैं महिमा जी से। अनुशासन आप मुझे स्कूल में संकेत सिखाया करें जब मुझे जाता रुकना है, हो लेकिन और स्कूल मुझे में बोलना पढ़ाने हो तो वालों आप को भी संकेत करें अनुशासन इस नहीं चीज आता। मैं उसका दुख पालन की बात करूंगा। है। कहां से लाएंगे आंसू अज़ादारी के मौसम में, बहुत कुछ रो चुके हम तो अदाकारी के मौसम में, ये लागू होती हैं भाजपा के इन प्रवक्ता के ऊपर और भाजपा के तमाम सदस्यों के ऊपर, क्योंकि इन्होंने 2 बातें कहीं शुरू में आते ही अभी ये वक्तव्य देते हुए आयुष जी कि ये जितने आपने पैनलिस्ट बिठा रखे हैं ये बोलते हैं हमें समझ नहीं आता और इतने नासमझ पैनलिस्ट आपने क्यों बिठा रखे हैं। मैंने तो पहली बार ये कहा, पहली बार ये कहा नहीं, जरा रिवाइंड करके देखें। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी बात की शुरुआत अभी ये बोल करके की थी, इसी तरह की बात बोल करके यहाँ पर की थी और खुद का बयान जब सुनेंगे तो इनको ये समझ में आ जाएगा। दूसरी बात जो इन्होंने अभी बात की है वैक्सीनेशन की, तो इन्होंने ये कहा कि पहला देश है, कीर्तिमान स्थापित किया है, देश के प्रति जो कर्तव्य था सरकार ने वो अपना कर्तव्य पूरा किया है, उसको यदि एहसान की तरह जता रहे हैं देश के ऊपर। प्रधानमंत्री के मुंह से कोरोना में जितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से लाशें जो बिछी, जान गंवाई, जो शमशानों के बाहर लाइनें लगी, उसको लेकर 2 पंक्तियां नहीं कही। चीन हमसे पहले, 2 ही देश हैं दुनिया भर में जिनमें इतनी आबादी है और भारत दूसरे नंबर पर है। चाइना हमसे पहले कर चुका, उसके बाद हम कर रहे हैं और कर्तव्य है सरकार का, वो कर रहे हैं।
ये भाजपा के जो प्रवक्ता हैं इनका काम यहाँ आकर के सिर्फ लोगों को बरगलाना, झूठी बातें कहना और लोगों को शब्दों के जाल में फंसाना। जो भी शब्दों के जाल में ये फंसाकर, ये मतलब अगर शब्दों से खेलना है तो फिर तो शब्दों से खेलना हम शुरू कर देंगे। तो इनका वक्तव्य एक एक बात को पकड़ के जब उसका डायसेक्शन कर देंगे तो कहाँ जाएंगे बात। चलिए महिमा जी, थोड़ा सा समय की कमी मेरे पास, पंजेटा जी का एक रिएक्शन मैं और लूंगा। पंजेटा जी, ठीक है, पंजेटा जी, नहीं ठीक है, हम लोग लगातार चर्चा में बैठेंगे, आप आराम से जवाब दीजिएगा। पंजेटा जी, अभी बिल्कुल। और मैं सोचता हूँ कि ये तीनों लोग मेरे से जवाब चाहते हैं तो हर एक के बाद मुझे अवसर दे और मैं उनका जो नहीं ठीक है। देखिए थोड़ा सा देखिए, समय की थोड़ी पाबंदी होती है, लेकिन हम लोग हमेशा मिलते हैं चर्चा में, आप फिर जवाब दीजिएगा। पंजेटा जी, अभी पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, महिमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। इन्होंने बिल्कुल ये कहा कि ये तीनों नासमझ से आपने पैनलिस्ट बिठा रखे हैं, जो कि ये गलत बात है कहना। और इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केवल 21% हमारी पूरे देश की आबादी है जिसको डबल डोज लगी है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, चाइना है, यूएई है, बहुत सारे देश है। लिस्ट इनको जो है वो मिल जाएगी अगर ये इंटरनेट पे चेक करेंगे तो। दूसरा ये बोल रहे थे अभी, मैंने जब इनसे सिर्फ इतना ये कहा था कि इतनी जाने किसी भी कानून को अगर ये जनता के पक्ष में नहीं है और 700 के लगभग जो है जाने जा चुकी हैं, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं, तो ऐसे कानूनों की तरफ सरकार को हठ धर्मिता नहीं अपनाना चाहिए। ये एक तानाशाही होती है। ये एग्जाम्पल दे रहे थे हमारे इनेलो के बारे में, ये भूल गए कि केवल 2 MP पूरे देश में होते थे। किसान, दलित मजदूर एकता पार्टी नाम करके एक पार्टी थी, उनके इनसे ज्यादा MP थे तब उस टाइम पे पूरे भारत के अंदर। ये शायद 85, 85 की बात होगी शायद, ये चेक कर लेंगे। केवल 2 MP पूरे देश में। तो ये पैमाना आप तय ना कीजिए। हम जिस भीतरगात से निकले हैं, और अगर आपको यही देखना है, ये हमारी पार्टी के त्याग के लिए चौधरी देवीलाल भी जाने गए हैं। इसीलिए कांग्रेस के साथ आप रहिए तो शायद हो सकता है कि आप। चलिए, अब मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय की बाध्यता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 11 महीने पूरे हो चुके हैं, किसानों ने आज भी प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सवाल आज भी 11 महीने के बाद वही बरकरार है कि इस आंदोलन का समाधान आखिर है क्या। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।